इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर किसी चीज की डिमांड अगर हद से ज्यादा आ जाए तो भी प्रॉब्लम है, और अगर डिमांड आ ही नहीं तो भी प्रॉब्लम होती है बच्चों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी के ऊपर रहने वाला है, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा एक चैप्टर फिनिश किया है जिसका नाम था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वो चैप्टर और ये वाला चैप्टर दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। वहां आपने एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपने वहां पर देखे बच्चों। आज की इस क्लास के अंदर और इस चैप्टर के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि जो एक्सेस डिमांड होती है उससे इकोनॉमी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या इंपैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर डिफिशिएंट डिमांड अगर हो जाए इकोनॉमी के अंदर तो हमें उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और उसका क्या इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्ड में हम लोग आज देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, जितना भी हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बेटा कुछ चीजें मैं आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करूं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में जानकारी हो जाए, देन फिर हम कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे। तो आज जो हमारा कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं बेटा, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट देखो, चीजों को आसानी से समझना है। अब यहां पर हम प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ताकि हमें जब इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। इसीलिए हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं। तो यहां पर आपको बेसिक मतलब समझना है, उसमें ऐसा नहीं है कि यहां पर मैंने इन 3 पॉइंट्स को लिया है तो कुछ अलग ही इसमें आपको देखने को कॉन्सेप्ट में मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट हम ले रहे हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट आते ही आपके दिमाग में जो चीज स्ट्राइक हो रही है वही इसका बेसिक मीनिंग होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं और उनके सामने जॉब की अपॉर्चुनिटी है और उनके पास जॉब है, सभी के पास जॉब है, उसी को फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या हो गया बेटा इसका मतलब कि इकोनॉमी के अंदर जितने लोग रेडी हैं काम करने के लिए और वो क्वालिफाइड भी हैं, ठीक है, और उनके पास जॉब है, वो काम करते हैं, ठीक है, उसी सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं था बच्चों कि आपको यहां पर समझ में ना आए। फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया मतलब वही चीज है जो दिमाग ने आपसे कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब यहां पर सभी के पास कुछ काम करने के लिए जॉब्स हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है बात समझ में? अब देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह नहीं होता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब वहां पर बेरोजगारी नहीं है। बिल्कुल होती है बेटा, उसकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसको आगे हम और अच्छे से समझेंगे। बट अगर आपको मैंने जो बोला जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो, ऐसा नहीं होता है फुल एम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमी के अंदर, तो बेटा वो इसलिए मैंने बोला कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपनी पुरानी जॉब छोड़ देते हैं, स्विच करते हैं और एक नई जॉब की तलाश में रहते हैं, तो ऐसे लोग भी उस टाइम पर अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनके पास सीजनल जॉब्स होती हैं, ठीक है ना, जब सीजन था तो वो जॉब कर रहे थे, अब सीजन नहीं है तो उनके पास जॉब नहीं है, इसीलिए वो अभी अनएम्प्लॉयड है बेटा। तो इसको नेचुरल अनएम्प्लॉयड बोलेंगे बेटा अपन। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फुल एम्प्लॉयमेंट में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं बेटा जिनके पास फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में भी जॉब्स कुछ समय के लिए नहीं होती है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। चलो मैं एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ के आपको समझाता हूं। लिख रखा है,
full employment refers to the situation when all workers who are able and prepared to work at current wage rate get employed। ठीक है बेटा, वही मीनिंग है कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के पास में जॉब्स हैं और जो करंट रेट चल रही है उन पर उनको जॉब्स मिली हुई है, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोल रहा है? When workers are not prepared to work at current wage rate, it is termed as a situation of voluntary unemployment। Voluntary unemployment का मतलब क्या होता है बेटा कि जब मार्केट में या इकोनॉमी के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं बट कुछ लोग हैं जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन को वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, एक बेसिक सा रीजन ले लेते हैं कि यहां पर जो है हो सकता है वेज रेट कम मिल रहा हो, है ना, लोगों को, इसलिए लोग जॉब नहीं लेना चाहते हैं। या जैसे मान लीजिए कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर है और उसको जॉब ऑफर हो रही है किसी रिसेप्शनिस्ट की, तो वो जॉब नहीं लेना चाहता है क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन रिसेप्शनिस्ट के क्वालिफिकेशन के साथ मैच नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो उसे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि जहां पर वर्कर्स या काम करने वाला रेडी ना हो काम करने के लिए, बट जॉब है बट वो रेडी नहीं है काम करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आ रही है बच्चों आपको बात समझ में? चलो अच्छी बात है। आगे देखते हैं बेटा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है सर? तो पढ़ते हैं, देखो। Involuntary unemployment refers to the situation when workers are prepared to work at current or slightly low wage rate, but jobs are not available to them due to the deficiency of aggregate demand। बिल्कुल सही बात। मतलब यहां पर अब लोग तैयार हैं काम करने के लिए, भले ही उन्हें कम पैसा मिल रहा हो काम करने के लिए, बट उसके बावजूद भी यहां पर लोगों के पास में जॉब्स नहीं हैं, इकोनॉमी उन्हें जॉब्स नहीं दे पा रही है, प्रोवाइड नहीं कर पा रही है क्योंकि मार्केट अभी डाउन चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि मतलब जहां पर वर्कर्स रेडी हैं काम करने के लिए बट फिर भी जॉब्स नहीं है उनके पास में, तो ऐसे सिचुएशन को इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ये तीनों सिचुएशन आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, वहां पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये कुछ तीन हमारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। आइए एक थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट लेते हैं इस चैप्टर का, वो है एक्सेस डिमांड। कि सर एक्सेस डिमांड क्या होता है? अब जिन्होंने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमारे साथ पढ़ा है तो उन्हें भी पता होगा, और वैसे भी आप सभी को पता रहता है कि एक्सेस डिमांड क्या होता है। एक्सेस डिमांड वर्ड से ही पता लग रहा है कि सर डिमांड बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। इज दैट क्लियर बच्चों? वही चीज है, बट ये कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट को जो है यहां पर क्लियर रखना है। वो कैसे रखना है मैं समझाता हूं। एक्सेस डिमांड को पढ़ने से पहले आप याद कीजिए कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड जब हमने पढ़ा था तो मैंने आप लोगों से बोला था बच्चों कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है, एक इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड, सभी कस्टमर्स के द्वारा जितनी डिमांड एक फाइनेंशियल ईयर में की जा रही है, उसे हम यहां पर क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। जिसमें हमने कुछ अलग अलग जो लोग हैं वो कस्टमर कैटेगरी बनाई थी, जैसे कि कंज्यूमर्स, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फर्म्स वाले, गवर्नमेंट, ठीक है, और लास्ट था हमारा नेट एक्सपोर्ट। ये चार जने जो डिमांड करते हैं, इन सभी जनों की डिमांड को अगर हम टोटल कर दे तो उसे हम क्या बोलते थे बेटा? एग्रीगेट डिमांड बोलते थे। अब एक्सेस डिमांड क्या होता है सर? तो देखो एक्सेस डिमांड को मैं आपको समझाता हूं। किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 यूनिट है। क्या कह रहा हूं मैं? एक एग्जांपल के जरिए समझ रहे हैं बच्चों हम कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर
डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो 100 यूनिट है, बट डिमांड मार्केट से आती है 120 यूनिट्स के ऊपर। इज दैट क्लियर? आपकी इकोनॉमी कितना प्रोडक्शन कर सकती है, अवेलेबल करा सकती है आपके डिमांड के लिए? 100 यूनिट्स, और मार्केट से कितनी डिमांड आ रही है? 120 यूनिट्स। तो ये जो 20 यूनिट्स ज्यादा आई है उसे हम एक्सेस डिमांड कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आया समझ में आप लोगों को? नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, थोड़ा और इजी लेवल पर लेकर आते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप अपनी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और मैं आपका टीचर हूं, ठीक है। तो मैं आप 20 स्टूडेंट्स के बीच में क्या करता हूं, 20 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं काम करने के लिए। सभी बच्चे के पास में एक एक पेन आ जाता है, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास में 20 ही पेन्स हैं, ठीक है, और मैंने सभी को दे दिया बेटा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, सडनली 2 स्टूडेंट्स और क्लास में एंटर होते हैं और वो भी पेन की डिमांड करते हैं मुझसे, बट मेरे पास में तो सिर्फ 20 पेन्स थे जो मैंने मार्केट में, मतलब आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब वो जो 2 एक्स्ट्रा डिमांड मेरे पास में आई है उसे मैं फुलफिल नहीं कर सकता हूं। इसी सिचुएशन को हम लोग एक्सेस डिमांड बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप अभी आपका बहुत अच्छे से एक्सेस डिमांड को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी बेटा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर इस कॉन्सेप्ट में हमें यह चीज समझ में नहीं आई है, और आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हो और वहां पर भी आप हम लोगों से पूछ सकते हो जो भी आप लोगों के डाउट होंगे। मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे हमसे डेली अपने डाउट्स को पूछते हैं बच्चों। तो आपको हम समय पर आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। चलो, अब एक्सेस डिमांड को हम बुक की लैंग्वेज से भी पढ़ के देख लेते हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड becomes higher than the amount of aggregate demand required for full employment, it is called excess demand। जब एक्चुअल डिमांड जो है, एक्चुअल डिमांड से ज्यादा बढ़कर अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड आ जाती है तो उसे ही हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ये फुल एम्प्लॉयमेंट जो वर्ड आ रहा है, रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको ऐसे समझो जो मैंने अभी पेन वाला एग्जांपल दिया। 20 स्टूडेंट थे, 20 ही मेरे पास पेन थे, उस 20 के 20 पेन्स मैंने आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेटा। इज दैट क्लियर? ये सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई कि 20 स्टूडेंट्स के बीच में शाहरुख सर ने 20 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इससे ऊपर चले जाएंगे तो वो हो जाएगी हमारी एक्सेस डिमांड। ऊपर कैसे गए बेटा? अचानक से 2 स्टूडेंट्स और क्लास में आ जाते हैं और वो भी पेन की डिमांड करते हैं। अब शाहरुख सर मतलब इकोनॉमी के पास में रिसोर्सेज नहीं है उन 2 की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो इसी सिचुएशन को एक्सेस डिमांड कहेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको अच्छे से समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं बेटा। यहां पर मैंने ये एडी ग्रेटर देन AD1 करा हुआ है बेटा मैंने। तो यहां पर AD आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है और AD1 आपका एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा यहां पर डिमांड रेज हो रही है बच्चों, इसीलिए इसे हम यहां पर AD ग्रेटर देन AD1 मैंने यहां पर इसको बोला हुआ है। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में? इन्फ्लेशनरी गैप मतलब मैं आपको समझाऊं तो वो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर डिमांड आ रही है 22 पेन्स की और मैंने अवेलेबल कराए हैं 20 पेन्स। तो यहां पर जो डिफरेंस आया 2 का, यही मेरा एक्सेस डिमांड भी बोल सकते हैं बेटा, और इसी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप बोल सकते हैं। ठीक है बेटा? आई बात समझ में आपको? 22 माइनस 20 में करूंगा, जो 2 आया है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से बच्चों? चलो, ये हमारे पास में डायग्राम है। डायग्राम में देखिए बेटा आप लोग, ये डायग्राम देखिए बेटा आप लोग। डायग्राम में क्या है बेटा? आपका आउटपुट और इनकम लेवल मैंने OX लिया है
ठीक है। एग्रीगेट डिमांड आपका OY हो जाएगा बेटा। ये जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है बेटा आप लोगों का, ये एग्रीगेट सप्लाई है बेटा। एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड ने काट दिया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो आपका जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो ई पॉइंट पर कटा है और उससे अबव चला गया है आपका एक और AD1, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर शिफ्ट हो गया है बेटा। तो यहां पर जो गैप आ रहा है दोनों लाइन के बीच में बेटा, दोनों लाइन पे जो गैप आ रहा है इसी को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? इसी को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाएगा। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो यहां पर देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, जीरो हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई हो गया। पहले आपने एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड यहां पर काटा बेटा, तो ये आपका ई पॉइंट हो गया बेटा, ये ई पॉइंट हो गया, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई। 20 पेन चाहिए थे, 20 के 20 पेन हमने अवेलेबल करा दिए। अब आपका एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया बेटा, तो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट कटा है वो यहां पर है, इसको हमने F पॉइंट नाम दे दिया बेटा। क्या दे दिया बेटा? F पॉइंट नाम दे दिया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो ये लाइन का गैप आया है, ये वाला जो गैप आया है, इसे ही हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे बेटा। वही वाली बात हो गई ना, 22 डिमांड आई है हमारे पास में, प्रोडक्ट है सिर्फ अवेलेबल कराने के लिए 20, तो यहां पर जो दो एक्स्ट्रा ये चीज आई है, मतलब दो लोग और एक्स्ट्रा हमसे पेन मांग रहे हैं, तो ये दो लोग जो हैं बेटा यही इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा। एक्चुअल डिमांड और उससे ज्यादा डिमांड अगर आ जाए मार्केट में तो उसमें से जो लेस करेंगे, ये दो जो हमारे पास बचा, यही हमारा इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा। कि इतना एक्सेस डिमांड आ रही है मार्केट में, मतलब इतने लोगों की और डिमांड को फुलफिल करना है। बट बेटा इकोनॉमी के पास में जितने रिसोर्सेज होंगे उतनी ही वो डिमांड को फुलफिल कर सकता है, उसके बाद में वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर? क्योंकि डिमांड की कोई लिमिट्स नहीं होती है, बट रिसोर्सेज लिमिट्स में है हमारे पास में। तो एक लेवल तक यहां पर डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है रिसोर्सेज के साथ में बेटा, बट उस लेवल के अगर ऊपर वो चला जाए तो फिर वहां पर एक्सेस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता बेटा। और जब इकोनॉमी एक लेवल के बाद में डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती है तो वहां पर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एक्सेस डिमांड की। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप अभी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं बेटा रीजंस या कॉजेस फॉर एक्सेस डिमांड, की क्या कारण हो सकते हैं एक्सेस डिमांड के, तो उसको भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ठीक है चलो देखते हैं। द मेन रीजन फॉर एक्सेस डिमांड आर apparently the increase in the following components of aggregate demand। रुक जाओ, अब रुक जाओ, पॉज कर दो अपने आप को। ठीक है, अब आप लोगों ने सभी ने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा है। ठीक है, हमने वहां पर क्या क्या लिया था बेटा? हमने वहां पर हाउस होल्ड, जिसको हम कंज्यूमर भी बोलते हैं, हमने वहां पर फर्म ली थी, प्राइवेट फर्म भी ली थी, हमने गवर्नमेंट भी लिया था, हमने नेट एक्सपोर्ट भी लिया था। ठीक है, ये लोग ही चारों लोग मिलकर डिमांड कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम भी ये चारों लोग ही क्रिएट करेंगे। वो कैसे? देखो, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम या एक्सेस डिमांड होने का रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन है, हो सकता है हाउस होल्ड या कंज्यूमर अपने कंजप्शन की डिमांड को और इंक्रीज कर दे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बेटा। लिख रखा है इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। हो सकता है कंज्यूमर ने जो वो कंजप्शन कर रहे हैं उसमें उन्होंने और कंजप्शन की डिमांड बढ़ा दी है मार्केट में, वो और कंजप्शन करना चाहते हैं, इसीलिए मार्केट में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इज दैट क्लियर? ये चारों लोग वही हैं जिनकी डिमांड को प्लस करने पर एग्रीगेट डिमांड आता था। ठीक है, तो इन्हीं की चारों की वजह से भी बेटा मार्केट में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। ये एक टाइम पर हद से ज्यादा डिमांड करेंगे और ये एक टाइम आने के बाद में बिल्कुल डिमांड करना बंद कर देंगे। जब ये ज्यादा डिमांड करेंगे तो उस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड बोलेंगे बेटा, और जब ये डिमांड करना ही बंद कर देंगे तो उस सिचुएशन को हम डिफिशिएंट डिमांड बोलेंगे। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है
और यही कॉन्सेप्ट अगर आपने अपने दिमाग में रखे बेटा तो ये चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी आपको समझ में आने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? अब दूसरा रीजन देखो, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज राइज इन क्रेडिट फैसिलिटी। हो सकता है आप और मेरे जैसे लोग बिजनेस जो कर रहे हैं वो अपनी बिजनेस की कैपेसिटी को और इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट की मार्केट में लैंड बिल्डिंग परचेस करने की डिमांड को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इस वजह से भी मार्केट में एक्सेस डिमांड आ गया। ठीक है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि मार्केट में क्रेडिट मतलब लोन देने की फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। तो हमारे पास ज्यादा पैसे आ गए बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट की डिमांड को भी हम इंक्रीज कर देंगे। अब हर चीज में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, डिमांड लिमिटेड नहीं है, बस यही पैदा हो जाती है एक प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम कहलाती है एक्सेस डिमांड। इज दैट क्लियर बेटा? तीसरा देखो, इंक्रीज इन पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पब्लिक बोलो चाहे गवर्नमेंट बोलो, गवर्नमेंट ने भी अपने खर्चे करने की क्षमता को बढ़ाना चाह रही है, अपनी कैपेसिटी को गवर्नमेंट बढ़ा रही है, गवर्नमेंट और खर्चा करना चाहती है, गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना चाहती है। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना चाहेगी बेटा तो गवर्नमेंट भी ज्यादा डिमांड करेगी, और जब गवर्नमेंट ज्यादा डिमांड करेगी तो वो किस सिचुएशन को यहां पर क्रिएट कर रहे हैं? एक्सेस डिमांड को ही क्रिएट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड। हमारी एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ रही है। हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में हमारे रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा आ रही है और ज्यादा आने लग गई है, इतनी आने लग गई है कि अब इकोनॉमी उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती है। तो देन वो सिचुएशन कौन सी क्रिएट हो जाएगी बेटा? वो सिचुएशन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड। यहां पर वापस से एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? लास्ट देखो बेटा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई और इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। मार्केट में हो सकता है मनी फ्लो ज्यादा बढ़ जाए। मार्केट में इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो बढ़ने का मतलब है लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे आ रहे हैं, और जब लोगों के पास में एक लेवल से ज्यादा अगर पैसे आने लग जाए तो वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, उनकी डिस्पोजेबल इनकम की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा तो आप डिमांड हद से ज्यादा करोगे। अब आप वो चीज भी परचेज करना पसंद करोगे जो पहले किसी कारणवश परचेज नहीं कर पा रहे थे बट अब कर पाओगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक्सेस डिमांड का। आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग इसके इंपैक्ट भी देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे बेटा? इसके हम इंपैक्ट भी देखेंगे। तो आई होप आज हमारा जो एक्सेस डिमांड का जो प्रॉब्लम है उसके कुछ रीजंस भी आपको समझ में आए होंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है बेटा, नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, वहां आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ में। आगे हम इसको और भी अच्छे से डिटेल्ड में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज करते हैं क्लास को ब्रेक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।